हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज संडे है, एडिटोरियल डिस्कशन तो होगा नहीं आज, पर हाँ एक्सप्लेन्ड में कल जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्पीच हुआ था ऑन द ओकेज़न ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, तो उसमें उन्होंने 3 डिजिटल बिग अनाउंसमेंट्स किए हैं। उनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है उन तीनों अनाउंसमेंट्स की। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो अनाउंसमेंट है क्या, फिर ये देखेंगे कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या है और इंडिया को क्यों इनकी ज़रूरत है, ठीक है, और क्या उनका एक आर्किटेक्चरल सेटअप रहेगा, क्या उनका वे आउट है, ठीक है। तो ये जानने की अपन कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जो स्पीच हुआ उसमें उन्होंने 3 बिग अनाउंसमेंट किए, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर के। तो एक तो था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये लॉन्च किया है उन्होंने। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि एक नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, वो आएगी जल्दी। और तीसरा इन्होंने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, जो 6 लाख से ज़्यादा जितने भी गांव हैं, अभी तक क्या टारगेट था कि ग्राम पंचायत जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जाएगी। अब जितने भी गांव हैं, 6 लाख से ज़्यादा जितने भी गांव हैं इंडिया में, उन सबको ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दी जाएगी आने वाले 1000 दिनों के अंदर अंदर। तो ये जो पूरा अनाउंसमेंट है, ये कहीं ना कहीं बीच में एक गैप गया है कुछ सालों का, और साथ में चाइना जैसे कंट्रीज़ के साथ में हमारा जो टेंशन चल रहा है, उस टेंशन को ध्यान में रखते हुए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, ठीक है। तो इन तीनों बिग अनाउंसमेंट्स को एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन पिक कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो इससे पहले एक मिशन ऑलरेडी चल रहा था। उस मिशन का नाम था क्या? भारत नेट। इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन स्टैब्लिश करने का था, जिसमें टारगेट था कि लगभग 8 लाख किलोमीटर लेंथ का पूरा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। और इसका बजट था एस्टिमेटेड, वो था 42,068 करोड़ रुपए, या फिर अपन बोल सकते हैं $6.2 बिलियन। तो इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में ऑलरेडी डिले चल रहा था कि अब ये नया सिस्टम आपने लॉन्च किया है, जिसमें टारगेट पहले था केवल ग्राम पंचायतों को जोड़ने का, अब वो भी 2.5 लाख को ही। अब आपका टारगेट हो गया है क्या? 6 लाख से भी ज़्यादा गाँवों को जोड़ना, मतलब पूरे इंडिया को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी इंश्योर करना। इशू क्या थे भारत नेट के साथ में? देखो, जो टारगेट्स इन्होंने डिसाइड किए थे कि मार्च 2020 तक हम सेकंड फेज़ को कंप्लीट कर लेंगे, वो अचीव नहीं हो पाए, और सेकंड फेज़ को फिर बाद में एक्सटेंड कर दिया गया अगस्त 2020 तक। इसकी वजह ये बताई जा रही है साथ में कि भारत संचार निगम लिमिटेड जो स्टेट रन है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की खुद की जो एक एंटिटी है, टेलीकम्युनिकेशन एंटिटी है BSNL, उन्होंने ये बोला कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में फाइबर केबल्स जो डली हुई हैं, उनकी मेंटेनेंस और अपकीपिंग के लिए भी टेंडर प्रॉपर नहीं जा पा रहे, मतलब बिडर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू निकल के आ रहा है। इस वजह से ही जो टारगेट्स हैं ये कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी वजह ये बता रहे हैं कि एक तो चाइना के साथ में बढ़ती हुई टेंशन, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही है कि चाइनीज़ इक्विपमेंट मिनिमम से मिनिमम अपन इन्वॉल्व करें जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, क्योंकि हमें स्टेट सिक्योरिटी को भी ध्यान रखना है, नेशनल सिक्योरिटी भी अपने दिमाग में सबसे ज़रूरी है। क्योंकि चाइना जो है, चाइना जैसे जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग होने लग गई है, वो टेक्निकल वॉर में उतर चुके हैं, तो उन चीज़ों को अपने को टैकल करना है। तो चाइना जैसा कि अपना एक एडवर्सरी है, तो ऐसे कंट्रीज से अपने को बचने की ज़रूरत है। तो चाइना के इक्विपमेंट्स को बाहर रखना, और साथ में जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनके पास में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे की कमी है। प्रीवियसली आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया, उनको 75,000 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट उनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। रही सही में जियो जब से आया है, रिलायंस जियो, तो उसने भी एक डिसरप्टिव काम किया। अचानक से पूरी जो इंटरनेट की जो चार्जेस लगते थे, वो चार्जेस बिल्कुल रिड्यूस करने पड़े, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, या पूरी जो पुरानी एग्जिस्टिंग जैसे कंपनीज थी जैसे एयरसेल और ये यूनिनॉर, ये एकदम से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, वैनिश्ड हो चुकी हैं।
समझ रहे हो। तो इस वजह से फाइनेंशियल सिचुएशन ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की या गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, बीएसएनएल में भी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पैसे डाले हैं, तब जाकर के ये थोड़ा सा काम करने में आई है। साथ में स्टेट्स को भी कहीं ना कहीं फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और रही सही में कोविड-19 की वजह से लेबर है वो माइग्रेंट लेबर जो है वो वापस अपने घरों में पहुंच गई, तो लेबर की भी कमी आ रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो पूरा टारगेट जो डिसाइडेड था सेकंड फेज अगस्त 2020 तक अचीव करना, वो भी अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो क्या रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा केबल है या फिर जो फाइबर केबल है उनको यूज़ करने में, बजाय कि ग्राम पंचायत में आप ऑप्टिकल फाइबर के आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करो, उसकी बजाय गांव में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है। और वो कैसे, जहां वहां पर इंडिपेंडेंटली हो रहा है कि जो प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा डाली हुई लाइन के ऊपर, लाइन पर ज़्यादा रिलाय ना करके खुद का इंडिपेंडेंटली वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और इसके साथ में जो बीएसएनएल की जो एग्जिस्टिंग फाइबर है वो उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। रीज़न बीइंग कि जो कई जगहों पर डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर वहाँ पर है, पर जब पता किया गया, स्टडीज़ की गई या फिर ट्रैकिंग की गई, ऑडिट हुआ, तो पता पड़ा कि वहाँ पर मिली ही नहीं ऑप्टिकल फाइबर, और मिल भी गई तो कहीं पर डैमेज मिला तो उसका रिपेयरिंग भी नहीं होती प्रॉपर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये इश्यूज कंटिन्यू चलते आते हैं, और इस वजह से जो आपका टारगेट है वो आपने डेफर करके अब अगस्त 2021 कर दिया, और रही सही में अब आपने टारगेट ये और ले लिया है कि हमें 6 लाख से जितने भी ज़्यादा पूरे गाँव हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पर लगभग इंडिया की 69% पॉपुलेशन रहती है, उन सबको हमें कनेक्टिविटी देनी है इंटरनेट की। क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं, ऑनलाइन का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक्सप्लोर होना शुरू हो चुका है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ शुरू की है। अब ये जो इनिशिएटिव है भारत नेट इनिशिएटिव, ये ओरिजिनल नेम था इसका नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है। ये शुरू किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा अक्टूबर 2011 में अंडर द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये जो फंड है ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में काम करता है, ये एकदम फैक्ट है, आप ध्यान रखना इसको। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के अंदर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड कौन से डिपार्टमेंट में किसके अंडर में काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं उन पे 5% टैक्स लगाया जाता है उनकी रेवेन्यू पे। उससे क्या हो जाता है, यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड आ जाता है, और फिर इस फंड का यूज़ किया जाता है कि पूरे देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट का जो ये भारत नेट वाला प्रोजेक्ट है या फिर ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का है, इसमें प्राइम प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि फाइबर कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना, स्टेट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट से लेके ब्लॉक से लेके एक पंचायत तक। तो टोटल 69% जो इंडियन पॉपुलेशन गाँव में रहती है उनको एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज करना। फेज 1 जो भारत नेट का था वो जून 2014 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2017 तक आते आते कंप्लीट हो गया था, जो कि अपने आप में बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ था, जिसमें 1 लाख के लगभग 1,22,908 पंचायतों को कनेक्ट कर दिया गया था विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ $1.64 बिलियन। पर जो रिमेनिंग 1,29,827 ग्राम पंचायतें थीं उनको कवर करना बाकी ही था, और टारगेट ये था कि उन पंचायतों के नियर बाय 5 किलोमीटर न्यू फाइबर नेटवर्क तैयार किया जाएगा, 5 किलोमीटर की रेडियस में हर एक ग्राम पंचायत पे, जिसमें अंडरग्राउंड और एरियल को भी लगाना था, और रेडियो और सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी इसमें कहीं ना कहीं इसका पार्ट थी, जिससे कि कोई भी इनएक्सेसिबल लोकेशंस हो, जैसे पहाड़ी इलाकों की बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन रीजन में क्या एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर नहीं होती, तो वहाँ पर केबल डालना बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो वहाँ पर आप रेडियो और सैटेलाइट के थ्रू ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो ये टारगेट है पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा सेगमेंट जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से रिलेटेड था। अब सेकंड सेगमेंट है वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके बारे में अपने ऑलरेडी कल परसों एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखा होगा ज़रूर से।
उसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड करते हुए अपन और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक यूनिवर्सल हेल्थ आईडी की भी बात की जा रही है। उस आईडी में आपके पास में एक एक्सेसिंग होगी, दूसरी जो जहाँ पर आप डेटा स्टोर करके रखोगे, फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल के पास में, तो वहाँ पर एक्सेसिंग होगी। तो जब भी कोई डेटा शेयर किया जाएगा, आपका डेटा हो या फिर कहीं भी कम्युनिटी बेस्ड डेटा हो, तो उसके लिए आपको पहले परमिशन देनी होगी, आपकी कंसेंट ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है। तो चलिए देखते हैं कि इसका जेनेसिस कहाँ से हुआ। ये जो आइडिया है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, इसका आइडिया कहाँ से आता है। देखो, न्यू डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने का आइडिया आता है 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी से, जिसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे UIDAI, मतलब आधार जो बॉडी है आधार से संबंधित, उस बॉडी के जो चेयरमैन थे सत्यनारायण। उन्होंने अपनी एक कमेटी मतलब अपनी कमेटी के रिकमेंडेशंस एक ब्लूप्रिंट दिया था जुलाई 2019, मतलब लास्ट ईयर 2019 में, लगभग एक साल पहले दिया था, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट नाम से। इसके बाद में अगस्त 7 को अभी रिसेंटली क्या होता है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन रिलीज किया गया, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक डिजिटल रजिस्टर की बात की जा रही है। उस रजिस्ट्री में क्या होगा, डेटा स्टोर किया जाएगा पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, फार्मेसीज, इंश्योरेंस कंपनी या डिजिटल पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड जो भी है, या फिर डिजिटल क्लिनिकल डिसीजन सिस्टम जो भी है, इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे कलेक्टिव वे में, सेंट्रलाइज्ड वे में रखा जाएगा। साथ में एक हेल्थ आईडी भी बनेगी, जो कि आपको एक पावर अवेल कराएगी, जो भी पेशेंट होंगे उनको एक पावर अवेल कराएगी कि अगर आप किसी के साथ में अपना डेटा शेयर करना चाहते हो तो आप अपनी कंसेंट पहले दो। जैसे कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के बीच में डेटा डिजिटली ये कनेक्टिविटी शेयर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये आपका सर्वर है, यहाँ पर आपकी आईडी बेसिस पे आपके पास में आईडी अवेलेबल है, और यहाँ पर इधर जो और हॉस्पिटल, डॉक्टर्स या फिर इंश्योरेंस गिवर है, या सारी जो भी आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जितने भी आ जाएंगे लोग, उनका एक तरीके से यहाँ पर इंटरफेस होगा। पर यहाँ से जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तब तक ये डेटा यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। तो ये एक तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर करना और एक डिजिटली एक यूनिफॉर्म स्टैब्लिशमेंट को क्रिएट करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट भी उठाना है तो वो भी आप उठा सकते हो, कि बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपकी जो हेल्थ आईडी बन गई है उसको आपको अपनी आधार आईडी से ज्वाइन करना है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड की है कि गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स का अगर बेनिफिट डिलीवर करना चाहती है तो आधार आईडी को कनेक्ट या फिर उसको वैलिडिटी प्रोवाइडेड है। तो आधार आईडी से जैसे ही हेल्थ आईडी कनेक्ट होगी, तो जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत बोलते हैं अपन, इसका एक सेगमेंट, उसका फ़ायदा उठाना है तो आप इस तरीके से उठा सकते हो। साथ में क्या होता है कि जब सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट्री या रजिस्ट्री होती है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब हॉस्पिटल ए में अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है पर वहाँ पर जिस लेवल का आपको एक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, जहाँ पे हाईली एडवांस्ड मशीन्स की रिक्वायरमेंट है, वो हॉस्पिटल बी में अवेलेबल है। तो आप ए से हॉस्पिटल बी में जब ट्रांसफ़र होगे तो आपको अपने साथ में, पेशेंट को अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है और पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी हेल्थ आईडी सबमिट करोगे बी में, तो ये अपने आप बी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एक्सेस करके आपकी कंसेंट से कि हाँ हम आपकी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, आप बोलोगे हाँ, तो फिर वो आपकी आईडी को एक्सेस करके पता कर लेंगे कि आपकी हेल्थ हिस्ट्री क्या रही हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया काम रहेगा। ओके, इसमें क्या होगा, पेशेंट की एक रिकॉर्ड कॉपी तो रहेगी डॉक्टर के पास में, और दूसरी इंडिविजुअल जो खुद लॉकर रहेगा आपकी आईडी के नाम पे, वो हो सकता है कि आपके पास में गवर्नमेंट वो फैसिलिटी अवेल करे या फिर कोई प्राइवेट कंपनी अवेल करे, आउटसोर्स अगर गवर्नमेंट ने इस पूरे सिस्टम को किया है। तो कहने का मतलब इस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज स्टोरिंग हो जाएगी, पर हाँ उस डेटा को एक्सेस करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी कंसेंट, जो पेशेंट है उसकी कंसेंट लेनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सिस्टम है। बस ज़रूरी क्या है, एक रॉबस्ट, सिक्योर और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है इस पूरे प्लान का। NDHM जो है ये अभी कंसल्टेशन लेवल पे चल रहा है, जिसमें हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनीज और जो लाइसेंस अथॉरिटीज़ है, लेबोरेटरीज़ है, उनसे कंसल्टेशन किया जा रहा है
कि कैसे भी करके हम बढ़िया आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हैं जिससे कि एक प्रॉपर एक स्टेट स्पेसिफिक रूल भी बना सकें, जैसे कि किसको हमें अथॉराइज करना है कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। जैसे कि लैब बनानी है, लेबोरेटरी स्टैब्लिश्ड है, तो कौन सी लैब को ऑथराइज करना है कि आप हमारे इस पूरे सिस्टम का पार्ट बन सकते हो या फिर नहीं बन सकते। तो अभी क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में काम करती है, वो अभी इस पेपर का मतलब ये जो प्लान है एनडीएमएच का, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का, इसका कंसल्टेशन पब्लिक डोमेन में अभी कंटिन्यू करवा पा रही है। ये जो पूरा एनडीएमएच का जो प्लान है, इसको कहीं ना कहीं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से भी कंपेयर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपना एक हाईवे बनाया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया यूपीआई का और ओपन कर दिया कि प्राइवेट प्लेयर आकर भी यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन बेस्ड कंज्यूमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं। जैसे कि पेटीएम, गूगल पे या फिर और फ़ोन पे देख लो, ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट ने यूपीआई बनाया और यूपीआई बना करके उसको ओपन प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया। अब नई नई एप्लीकेशंस आ रही है और आप भी अपने हिसाब से अपनी एप्लीकेशन बना करके और लॉन्च कर सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन खुद की प्लान करनी आती है। कहने का मतलब एक ओपन सोर्सिंग प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर क्या होगा, आप गवर्नमेंट क्या करेगी, एक हाईवे बना देगी और हाईवे पे चलने के लिए भाई व्हीकल अपने अपने लेके आ जाओ, हम तो केवल फैसिलिटेट कर सकते हैं हाईवे का। तो जैसे कि कोई डेटा एनालिटिक्स का काम करना चाहता है, टेलीमेडिसिन का काम करना चाहता है, ई फार्मेसीज को अगर कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी एनडीएमएच के थ्रू और फिर ये एप्लीकेशन बेस्ड एक ओपन सोर्स वे के अंदर बढ़िया काम हो पाएगा। क्योंकि प्रीवियस आर्टिकल में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि वहाँ पर अगर किसी भी वजह से डेटा एक्सेसिंग में अगर प्रॉब्लम आ जाए, मान लो एक हॉस्पिटल सक्सेसफुल नहीं होता, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, तो आप दूसरी जगह एक्सेस कर सकते हो, इंश्योरर को भी अकाउंटेबल बना सकते हो, बशर्ते कि जो लैंग्वेज है, जो आपकी फॉर्मेट है, वो इजी वे के अंदर अंडरस्टैंडेबल हो। इन शॉर्ट, इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सी एंटिटीज़ का होगा, इस पूरे मिशन में एक स्टीयरिंग ग्रुप बनेगा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, आयुष हो गई, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गई, नीति आयोग के मेंबर भी होंगे, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ भी होंगे। तो कहने का मतलब ये एक स्टीयरिंग ग्रुप बनेगा एक तो, और दूसरा बनेगा एक एम्पावर्ड कमेटी जो डिसीजन लेगी और वो सेक्रेटरी लेवल के उसमें मेंबर बैठेंगे जो पॉलिसी लेवल के डिसीजन लेगी। तो कहने का मतलब एक तो डायरेक्शनल पार्ट हो गया जहाँ पर डिस्कशंस होंगे, डेलिब्रेशन होगा, और एक डिसीजन लेने वाली पार्ट होगी। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक प्लान है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का। लास्ट जो डिजिटल अनाउंसमेंट किया वो है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020। अभी क्या है, चाइना के साथ में टेंशन चल रही है और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल बैटल ग्राउंड फील्ड अब बन चुके हैं। चाहे रशिया का जो यूएसए में इलेक्शन हुए थे 2016-17 वाले, उनमें क्या रशिया की इन्वॉल्वमेंट बताई गई थी कि वहाँ पर लोगों का परसेप्शन था, उसको डायरेक्ट करने के लिए रशिया ने बहुत ज़्यादा कुछ किया था, हैकिंग करवाई थी अकाउंट की, हिलैरी क्लिंटन ने ये ब्लेम किए थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं टेक्निकल बैटल ग्राउंड अब बन चुका है, जहाँ पर चाइना के साथ में अपने टेंशन होना और चाइना का हमारे यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होना, वो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है जो कि इन सारे इश्यूज़ को टैकल कर पाए। इंडिया ने अपनी पहली एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में लॉन्च कर दी थी। उसकी वजह क्या थी, आपने सुना होगा कि यूएस में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र विसल ब्लोअर थे एडवर्ड स्नोडन, उन्होंने लीक कर दिया था कि यूएस की जो सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो कहीं ना कहीं और कंट्रीज़ के अगेंस्ट में और किस तरीके से अनडेमोक्रेटिक वे के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे ये चीज़ भी लीक हुई थी कि इंडिया के जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनको भी ये जो यूएसए का एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है, इंडिया की डोमेस्टिक इश्यूज़ को ट्रैक कर रहा है और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने 2013 में अपनी खुद की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेके आए थे। पर अब जो नई साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 लेके आए हैं, इसमें सेक्रेटरीट लेवल के एक डिस्कशन पे अभी बात चल रही है, जो कि पब्लिक कमेंट के लिए जनवरी तक खुला हुआ था और डिबेट हो रही है। अब क्या है, अभी जो टारगेट है वो ये है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे लोगों की पर्सनल डेटा को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं।
इसके ऊपर पब्लिक कमेंट लिए जा चुके हैं और पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेसिस के ऊपर काम चल रहा है और जल्दी ये पॉलिसी अब लॉन्च होने वाली है, ये अनाउंस किया गया कल। हुआ क्या था कि 2019 में जो इलेक्शन हुए थे इंडिया में, जो लोकल इलेक्शन होते हैं अपन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उसमें क्या एक न्यूज़ निकल के आई थी कि 121 व्हाट्सएप अकाउंट हैं वो हैक कर लिए गए थे एक इजरायली साइबर अटैकिंग इंस्टीट्यूशन जो NSO ग्रुप था उसके द्वारा। तो ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं थ्रेट है। तो ये जो साइबर इंट्रूजन या साइबर अटैक्स का ये कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव इशू बन के आता है। चाहे अपन देखें किसी का पर्सनल डेटा लीक हो या किसी का बिजनेस डेटा है वो कहीं पे कोई एक्सेस कर ले, तो ये जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर अपने को नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज अगर प्रेजेंट डे साइबर थ्रेट को ध्यान में रखें तो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर एक डोमेन में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होना शुरू हो गया। आप देख लो पढ़ाई का, अपन देख रहे हैं आज आप पढ़ रहे हो तो कहाँ से पढ़ रहे हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसी तरीके से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर भी कुछ एक्टिविटी हो रही है वो ऑनलाइन होने लग गई है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से ये चैलेंज जितना देखो आप फैसिलिटेट करते हो, नया डिसरप्शन आता है उसके साथ में उतने ही चैलेंजेस आते रहते हैं। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G अब नेटवर्क आप डेवलप करवाने वाले हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो चैलेंजेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने को इन साइबर थ्रेट्स को भी ध्यान में रखते हुए डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी और साथ में जो प्रॉपर लॉज हैं उनकी एनफोर्समेंट को भी अपने को इंश्योर करना पड़ेगा। होता क्या है कि अभी तक क्या है कि हमारा जो डेटा है वो सारा का सारा ओवरसीज जाता है। चाहे फेसबुक है, चाहे सोशल मीडिया पे आप कोई अकाउंट बना रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ हो, तो वो सारा डेटा कहाँ पे स्टोर्ड है, यूएसए या फिर आउट ऑफ इंडिया स्टोर्ड है। तो इंडिया में ये चीज़ भी डेटा लोकलाइजेशन को लेके भी डिमांड चलती रहती है। तो इनके मिसयूज़ को या फिर इन सारे थ्रेट्स को अपन टैकल करें तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी हमें ज़रूरत है। और साइबर क्राइम और साइबर टेररिज्म जो लगातार बढ़ता जा रहा है, टेररिस्ट का जो रिक्रूटमेंट है वो भी देखो आजकल तो इंटरनेट के थ्रू होने लग गया है। तो इन सारे थ्रेट्स को अपने को टैकल करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हमें जो साइबर क्रिमिनल ग्रुप्स हैं या फिर टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर है या स्टेट स्पॉन्सर्ड जो साइबर अटैक्स हैं, इन सब को टैकल करने की ज़रूरत है। तो एग्जिस्टिंग जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, इसको रीवैम्प या रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है। इसको नए तरीके से, नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए। ओके, जो अभी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 है, वहाँ पर अगर अपन कमेंट्स को ध्यान में रखें तो कहीं ना कहीं जो एक ऑलरेडी डेटा प्रोटेक्शन को लेके बिल आया हुआ है जो कि अभी पार्लियामेंट की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास में है, उसके अंदर एक प्रोविज़न है डेटा लोकलाइजेशन का। मतलब कि जो डेटा हमारा एक्सेसिंग, हमारे जो इंडियन सिटीजन्स है, इंडिया के जो लोग हैं जो एक्सेस करते हैं सोशल मीडिया को या फिर जो भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट भी अब तो वॉलमार्ट की हो चुकी है, वो भी अब लोकल नहीं है, तो उनके पास में जो डेटा है वो डेटा हमारा इंडिया में ही स्टोर करो। तो वो डेटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड भी लॉ कहीं ना कहीं पेंडिंग है पार्लियामेंट में, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के पास में है रिव्यूज़ के लिए। तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद में ये चीज़ भी, ये जो पॉलिसी आने वाली है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020 जो टारगेटेड है, इसमें ये चीज़ भी कवर होने वाली है। तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर डेटा लोकलाइजेशन को, डेटा सिक्योरिटी को और अच्छे से इंश्योर किया जाना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, आई होप ये 3 जो बिग डिजिटल अनाउंसमेंट हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।